मैं अपनी विधवा बेटी से बात कर रही थी कि अचानक मुझे कमरे की खिड़की के पास एक हलचल सी महसूस हुई। तो मैं बोलते बोलते रुक गई और होठों पर उंगली रखकर इशारे से बेटी को चुप रहने के लिए कहा। वो भी डर कर मारे मेरी तरफ देखने लगी। घर में उस वक्त मेरी बहू के अलावा और कोई नहीं था जो खिड़की के पास लगकर माँ बेटी की बातें सुन सकता था। मुझे उसकी चुपचाप बातें सुनने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं जानती थी कि वो कान लगाकर सुनती है और ख़ास तौर पर जब मेरी विधवा बेटी घर आई हो तो वो हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखती है। यही वजह थी कि मैं अपनी ही बेटी से खुलकर बात करते हुए बहुत सतर्क हो जाती थी, क्योंकि मेरी बहू बहुत ही मामूली बातों को भी बड़ा मुद्दा बना देती थी। लेकिन जब से मुझे उसकी फितरत की पहचान हुई थी, तब से ही मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, क्योंकि मैं अब इन झगड़ों से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े ही सुकून से गुजारी थी। मेरे पति जवानी में ही गुजर गए थे, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला। ये तो भगवान का शुक्र था कि मेरा बेटा जय बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आज वो लाखों में कमा रहा है। मैं उसकी शादी अपने रिश्तेदारों से बाहर करना चाहती थी, क्योंकि अपने पति के रिश्तेदारों को मैं बहुत अच्छे से जान गई थी। ये सब चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। जब हम गरीब थे, कोई हाल तक नहीं पूछता था, लेकिन अब जब बेटा कमा रहा है, तो वही लोग हमारे करीब आने लगे हैं। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। बेटे की शादी तो मुझे रिश्तेदारी से बाहर ही करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ उसके जोड़ का कोई रिश्ता था ही नहीं और बेटे ने भी एक गरीब रिश्तेदार की बेटी को ही अपना हमसफ़र चुनने का फैसला कर लिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और ज़िद पर अड़ा रहा कि शादी करूँगा तो अनीता से ही करूँगा। जाहिर है, मेरा इकलौता बेटा था, तो मैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। हार कर मुझे अनीता का रिश्ता माँगना पड़ा, जो खुशी-खुशी दे दिया गया। मेरी मौसेरी सास की ननद की बेटी अनीता बहुत तेज़ और चालाक लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की फ़ोटोकॉपी थी। उसकी बातों और ज़ुबान को देखकर मुझे वो वक़्त याद आ गया जब मैं ब्याह कर इस ससुराल में आई थी और घर में काफ़ी रिश्तेदार इकट्ठा थे। उसी समय उसकी माँ यानी अनीता की माँ भी यहीं थी। हमारे घर में शुरू से ही रिश्तेदारों का हस्तक्षेप बहुत रहा है और उसी वक़्त उसकी माँ ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। वो भले ही सिर्फ़ 1 महीने तक यहाँ रही हो, लेकिन वो 1 महीना मेरे लिए सदियों जितना लंबा लग रहा था। जैसे-तैसे वो समय बीता और वो चली गई। मुझे लगा जैसे मेरी जान छूट गई, पर ये मेरी गलतफ़हमी थी, क्योंकि वो औरत मेरी मौसी की सास के साथ हर महीने यहाँ आ धमकती थी। मेरी सास उन लोगों को सिर पर बैठाकर रखती थी और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती थी। अगर मैं ज़रा भी चुप होती, तो मुझे सुनना पड़ता। जब भी वे लोग आते, मेरी सास मुझे उनकी सेवा के लिए एड़ियों पर खड़ा कर देती। पकवान बनाते-बनाते मेरा बुरा हाल हो जाता। खैर, मैंने वो समय हिम्मत से काटा। फिर मेरे ससुर का देहांत हो गया और घर की ज़िम्मेदारी मेरे हाथों में आ गई। लेकिन मेरे पति की उम्र भी साथ नहीं दे सकी और मेरे सुख के दिन दुःख में बदल गए। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। भगवान का शुक्र था कि पति की सरकारी नौकरी थी, जिससे आर्थिक तंगी नहीं हुई और मैंने घर की चार दीवारी के अंदर रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर ली। लेकिन जब कभी ज़िंदगी में मोड़ आया और मुझे अपनों की ज़रूरत पड़ी, तो सारे रिश्तेदार तमाशबीन बनकर किनारे खड़े रहे। खास तौर पर जब जय का एक्सीडेंट हुआ, तब उसे अस्पताल ले जाने से लेकर दवाइयों, टेस्ट, चेकअप सब मैंने अकेले ही संभाला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पति का होना किसी दुआ से कम नहीं होता और ये रिश्ते जिन पर इंसान घमंड करता है, मुश्किल वक्त में कहीं नज़र नहीं आते। तब से मैंने ठान लिया कि मुझे अब किसी पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि बहादुरी से ज़िंदगी गुजारनी है। भगवान का शुक्र है कि वो समय भी गुजर गया, लेकिन मेरी परवरिश और सब्र को नज़रअंदाज करते हुए अनीता ने ऐसा कौन सा जादू किया कि मेरा बेटा अपनी विधवा माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटे की खुशी के लिए मैंने उसकी शादी अनीता से कर दी, लेकिन शादी के पहले दिन से ही उसकी बुरी फितरत मुझे बार बार नज़र आने लगी। मुझे कभी-कभी लगता कि मेरा असली मुश्किल वक़्त तो अब शुरू हुआ है। मेरी बेटी निशा बहुत ही सीधी-सादी, समझदार और मोहब्बत करने वाली लड़की है। वो भी मेरी तरह शांति पसंद है
और लड़ाई झगड़ों से दूर रहती है। जब भी मुझसे मिलने आती तो अनीता मुंह बनाकर कमरे में बंद हो जाती। उसे मेरी बेटी का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन निशा ने मुझसे कहा, माँ, जब भी मैं आती हूँ भाभी का मूड खराब हो जाता है। वो आपसे भी उलझने लगती है, इसलिए अब मैं नहीं आऊँगी। आप ही आकर मुझे देख लिया करें। उसकी बात सुनकर मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और फिर वही होने लगा। अब मैं ही जाकर निशा से मिलती थी। भगवान की दुआ से निशा पेट से थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई ना कोई चीज़ पकाकर उसे उसके लिए ले जाऊं। लेकिन मेरी बहू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। घर में लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मैं उसके लिए कुछ भी पकाकर नहीं ले जाती थी। लेकिन जय जो पैसे मुझे अलग से देता था, उससे मैं कुछ बचत करके बाजार से चीज़ें खरीद कर उसके लिए जाती थी और उसके घर में पकाकर उसे खिला देती थी। लेकिन मेरी बेटी का नसीब भी मेरी तरह ही खराब निकला। जब रोड एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हुआ, तो वो मेरी ही तरह कम उम्र में विधवा हो गई। मेरा दिल फट सा गया था। भगवान जाने उसका क्या होगा। ये सोच सोच कर मैं पागल होने लगी थी। वो अपना बुरा समय बिताने के लिए मेरे पास आ गई, लेकिन 2-3 महीने में मेरी बहू अनीता ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मैं उसके रवैये से बहुत अच्छे से समझ गई थी कि उसे निशा एक आंख नहीं भाती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह निशा यहाँ से चली जाए। मैंने कभी भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरे बोलने का वक्त आ गया है और मैं ये भी जानती थी कि मेरा बोलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अनीता की मुट्ठी में देख चुकी थी। शादी के बाद जय मेरा बेटा होकर भी मेरा नहीं रहा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अनीता का पति बन गया था। उसे घर में सिवाय अनीता के और कोई दिखाई नहीं देता था और यही बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। अभी तो अनीता इशारों में निशा से अपनी तंगहाली का इजहार करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो जल्दी ही ये बात सामने से कहेगी और ये बात मेरी सोच से भी जल्दी सामने आ गई। जैसे ही कुछ और समय बीता, वो निशा से दूसरी शादी की बातें करने लगी। निशा उसकी बातें सुनकर रोने लगती और मुझसे शिकायत करते हुए कहती, अभी तो मेरे पति की आत्मा को ठीक से शांति भी नहीं मिली होगी। मैं कैसे उनकी यादों को भुलाकर दूसरी शादी कर सकती हूँ। अब तो मेरी एक बेटी भी है जो पल रही है। एक बेटी की माँ से कौन शादी करता है, और अगर कोई कर भी ले तो वो मेरी बेटी को कभी भी नहीं अपनाएगा। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि मुझ पर भी यही सब बीत चुका था। अनीता जिस बैकग्राउंड से आई थी, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक कोई साया नहीं था। उसकी माँ भी अनपढ़ थी और अपनी शादी की वजह से बहुत लोगों से दूरी बना चुकी थी। अब बेटी भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे ही घर में मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी की तैयारी कर रही थी और चाहती थी कि निशा जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। लेकिन अब मैं और खामोश नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब मामला मेरा नहीं, मेरी बेटी की खुशियों और उसके भविष्य का था। ये घर जितना जय का था, उतना ही निशा का भी था। और जब मैंने ये बात बातों बातों में अनीता को समझाई, तो उसने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। भगवान जाने जय को क्या उल्टी सीधी बातें बोली कि वो अपनी बहन से बहुत बुरी तरह पेश आया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो पहली बार जय ने अपनी पत्नी की वजह से मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं सदमे में आ गई थी। मैंने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को पालने के लिए मैंने अपनी जवानी त्याग दी, दूसरी शादी नहीं की, खुद थोड़ा खा लिया लेकिन उसे पेट भर खाना खिलाया, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छा माहौल दिया, वही बेटा आज अपनी पत्नी की कठपुतली बन गया है और अपनी माँ और बहन को बुरा भला कह रहा है। वो रात कयामत की रात थी। मेरा तो मुंह ही बंद हो गया था। निशा ने जब मेरी हालत देखी, तो वो सारी रात मुंह छुपाकर रोती रही। सुबह हुई तो उसने अपना बैग उठाया और कपड़े डालने लगी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी कि ये क्या कर रही हो, जबकि वो मुझसे नज़रें चुराते हुए खामोशी से अपने कपड़े बैग में डालती जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शिकायत करते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, माँ, आज भाई ने आप पर हाथ उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो जोरू का गुलाम बन चुका है। पहले मुझे लगता था कि ये
मेरा घर है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप तो खुद अपने बेटे के घर में एक मेहमान की तरह रह रही हैं। आपकी तो अपनी कोई जगह भी नहीं है। आप भला मुझे इस घर में क्या हक दिलाएंगी? आपका तो अपना ही दाना पानी का कोई ठिकाना नहीं। मैं अब और आपके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती, इसलिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं परेशान होकर बोली, घर सिर्फ जय का नहीं, तुम्हारा भी उतना ही है। तो वो एकदम रोते हुए मेरी तरफ देख कर बोली, कल रात मैंने देख लिया माँ, जब भाई ने आप पर हाथ उठाया, तभी मुझे समझ आ गया था कि ये घर मेरा कितना है। बस माँ रहने दीजिए, जिंदगी के 4 दिन हैं, आप भी सुख से गुजार लीजिए और मुझे भी गुजारने दीजिए। मैं अगर यहाँ रही तो रोज़ ऐसी लड़ाइयाँ देख देख कर मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। सोचिए मेरी बेटी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पति ने अच्छे वक्त में 2 कमरे बनवा दिए थे। बस मैं वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मैं उसे रोकती रह गई, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी छोटी सी बच्ची को उठाकर वो मेरे सामने ही चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं जिसने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था, आज उसी घर पर मेरी बहू अनीता का कंट्रोल था। वही अब इस घर की मालकिन बन गई थी। मैं भी इज्जत की खातिर हमेशा के लिए चुप हो गई। जब कभी हिम्मत पड़ती तो बेटी को देख लेती थी, और जब हिम्मत जवाब दे जाती तो निशा खुद चक्कर लगा लेती। लेकिन वो कभी भी यहाँ रात में नहीं रुकती थी, बस थोड़ी देर के लिए आती और रात होने से पहले चली जाती। अनीता ये सब जानते हुए भी हर बार कुछ न कुछ ऐसा बोल देती जिससे अजीब सी परेशानी पैदा हो जाती। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर निशा मेरे पास आई। वो अपने पति के मरने के बाद कुछ ही दिनों में सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है निशा, तुम आज बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? वो अपना निचला होंठ दबाते हुए बोली, माँ मैं परेशान कैसे ना हूँ। मेरे पति कोई सरकारी कर्मचारी तो थे नहीं कि उनकी पेंशन से ये बुरे दिन काट लेती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। स्कूल में जॉब के लिए गई थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है कि उससे तो बिजली और गैस का बिल भी पूरा नहीं होगा। फिर खाना पानी कैसे चलेगा? काश आपने मेरी शादी जल्दी ना की होती, मुझे थोड़ा और पढ़ा लिखा दिया होता। आज यही पढ़ाई लिखाई मेरा सहारा होती। मैंने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी तुम्हारा रिश्ता अच्छा आया था तो भगवान पर भरोसा करके तय कर दिया। मुझे क्या पता था कि शादी के कुछ समय के बाद ही उसका देहांत हो जाएगा। निशा रोने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर रोते हुए बोली, माँ मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ बहुत तंग हो गया है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। मैं खुद तो भूखी रह लूँगी, लेकिन अपनी मासूम बच्ची को कैसे कहूँ कि वो भी भूखी रहे। ये सुनकर मैं गुस्से में बोल उठी, भगवान न करे कि उसे भूखा रहना पड़े। कैसी बातें करती हो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मैंने धीरे से राय दी, भगवान का शुक्र मनाओ कि कम से कम उसने तुम्हें अपना घर तो दिया है। तुम पूरी तरह बेआसरा नहीं हो। हम बहुत सारी औरतें हैं जो विधवा होने के बाद किराए के घरों में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कम से कम तुम्हारा घर तो तुम्हारा है। तुम अपना हिस्सा किराए पर लगा दो और ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ आकर शिफ्ट हो जाओ। ये घर तुम्हारा भी है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त नहीं करती तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर दो। मेरी बात सुनकर वो उलझन में पड़ गई। कहने लगी, मन समझ नहीं पा रहा। भाभी का व्यवहार और फितरत आप अच्छे से जानती हैं। कहीं मेरी वजह से फिर कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दी, भगवान सब ठीक करेगा। अगर मैं अपनी ही औलाद से डरने लगूं तो फिर जिंदगी में क्या रह जाएगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। कमाई का कोई जरिया नहीं है। इतनी नन्ही सी जान को कैसे पालोगी? मेरी बात सुनकर वो चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने फौरन उसके हाथ में 2,000 रुपये रख दिए और कहा, फिलहाल इससे गुजारा करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो चुपचाप चली गई, लेकिन जब से वो गई थी मेरा दिल बेचैन था। मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। खिड़की के पास जो पर्दा लटका था उसमें हलचल देख मेरा चौकन्ना हो जाना बेवजह नहीं था। यकीनन वहाँ अनीता खड़ी थी। शाम को जब जय लौटा तो बहू उसे लेकर तुरंत ही कमरे में बंद हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
बहू के तेवर देखने लायक थे। भगवान बचाए। मैं पूजा करने चली गई लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से ऊंची आवाज़ें आने लगीं। मुझे जिस बात का डर था वही सच होता नजर आया। मैं उठने ही वाली थी कि जय मेरे कमरे में आया। मैंने फौरन चटाई समेट दी। जय गुस्से में दहाड़ा, माँ, ये भी दिन देखने पड़ेंगे कि मुझे आपसे हिसाब मांगना पड़ेगा। जो पैसे मैं आपको देता हूँ वो आप निशा को क्यों दे रही हैं? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन है। उसका कोई और नहीं है जो इस वक्त मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। जय ने झटके से कहा, लेकिन ये मेरे पैसे हैं, आपको चुपके से देने का क्या अधिकार है? मैंने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, बेटा मैंने कभी चोरी नहीं की। तुमने जो पैसे मुझे दिए मैंने कुछ अपने लिए रखे और बाकी अपनी बेटी को दे दिए ताकि उसका गुजारा हो सके। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस अपनी बेटी की मदद कर रही हूँ। मैंने बहुत दर्द से उसे निशा की हालत बताई। उम्मीद थी कि शायद उसका दिल अपनी बहन के लिए थोड़ा सा पिघल जाए, लेकिन जय के चेहरे की सख्ती बता रही थी कि अनीता ने उसे अच्छी तरह भड़काया था और मेरी कोई बात उसका दिल नहीं छू रही थी। अनीता खुद तो जय के साथ नहीं आई थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर हम दोनों की सारी बातें सुन रही है। फिर जय एकदम से चीखता हुआ बोला, आज आपकी और निशा के बीच में क्या मीटिंग हुई? इसके बारे में कुछ मुझे भी बताइए। उसका अंदाज इतना बेकार था कि मेरे दिल में एक टीस उठी, तो मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा और फिर धीरे से बोली, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ साथ उसकी उस बेटी की भी माँ हूँ जो विधवा और बिल्कुल बेसहारा हो गई है। अगर वो बेसहारा हो गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? हमने तो उसे कहा था कि अपनी बेटी हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन उस वक्त उसे घमंड और खुददारी थी। लेकिन मेरे ही पैसे आपसे लेते हुए उसकी इज्जत और खुददारी कहाँ जाती है? जय की इस बात पर मैंने हद से ज़्यादा अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, जय ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी पत्नी की जुबान बोल रही है। अरे उससे कहो अगर उसे बच्चों का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा करे। तुम्हारी बहन के पास बच्चों की कोई लाइन थोड़ी लगी हुई है। यह उसके पति की आखिरी निशानी है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। भला वो अपनी औलाद तुम्हें कैसे दे दे? ये कोई इतना आसान है? अगर उसका पति जिंदा होता तो फिर चलो, एक उम्मीद थी कि वो अपना एक बच्चा तुम पर कुर्बान कर देती। लेकिन अब तो उसका पति भी नहीं है, ले देकर बस वो एक ही बच्ची है जिसे देख देख कर वो जी रही है। तुम्हें तो ऐसी बात कहना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सोचना भी नहीं चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो बिखर गया और एकदम गुस्से से बोला, खाने के लिए घर में आटा नहीं है तो ऐसे में औलाद की जिम्मेदारी उठाने की बातें उस पर जचती भी नहीं माँ। ठीक है, हमारी अब तक औलाद नहीं हो सकी, इसीलिए तो सोचा था कि अपनी बहन की बेटी पाल लूंगा। पर ये राय भी मुझे आपकी बहू ने ही दी थी, जो आपकी नज़र में हर वक्त खटकती रहती है कि इस बहाने हम उनकी बेटी को पाल लेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी उठाएंगे। लेकिन आप लोग तो इस पर भी राजी नहीं हुए। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि एकदम अनीता अंदर आई और जहर भरे लहजे में बोली, ये किसी और बात पर राजी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पैसे खर्च करने में हर वक्त माँ बेटियाँ तैयार रहती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं एकदम बहू को टोक दिया और कहा, बहू ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की मामला है, बेहतर है कि तुम कमरे से चली जाओ। तो वो एकदम से हाथ नचाते हुए बोली, यह आपका बेटा जरूर है, लेकिन मेरा पति भी है। मैं अपने पति की कमाई को इस तरह से बर्बाद करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। क्या हुआ जो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे खर्च नहीं हैं। और जय, एक बात और भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी माँ अपनी बेटी को ये राय दे रही थी कि ऊपर वाले पोर्शन में जाकर शिफ्ट हो जाओ और अपना घर किराए पर देकर मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारो। इनको कोई बताए कि हम तो आजकल में ऊपर वाला पोर्शन खुद किराए पर उठाने वाले हैं। अरे भाई, हमारा हाथ भी काफ़ी तंग हो गया है, तो क्यों ना ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर लगाकर हम अपने लिए और अच्छी सुविधा करें। बाकी इन्हें समझा दो कि ऊपर वाला पोर्शन हम उसे किसी भी हाल में रहने के लिए नहीं दे सकते। इस बात पर वो एकदम से अपनी पत्नी की तरफ हैरानी से देखकर बोला, ये कब की बात है? तो वो बोली, आज आपके आने से कुछ ही देर पहले की बात है। आपकी बहन यहाँ पर पधारी थी और इन दोनों के बीच में एक खिचड़ी पक रही थी, तो एकदम जय मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला, क्या बात है माँ,
आपने तो उसे बड़ा ही अच्छा मशवरा दिया है कि वो यहाँ पर आकर ऊपर वाले पोर्शन में रह ले। इस बात पर मैं एकदम से परेशान हो गई और फिर धीरे से बोली, जय, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उसका भी है। तुम नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हो तो ऊपर वाले पोर्शन में उसको देना चाहती थी ताकि वो अपना घर किराए पर दे दे। इस तरह उसका खर्चा चल जाएगा और वो किसी भी तरह की माली तंगी का शिकार नहीं होगी। भला इसमें क्या बुराई है? इसमें बहुत बड़ी बुराई है माँ, जो आपको नज़र नहीं आ रही। घर की आर्थिक हालत आपके सामने है और फिर इस वक्त मार्केट भी काफ़ी मंदा चल रहा है। मेरा बहुत सारा पैसा भी डूब चुका है। मैं आज सोच रहा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दूं। इस तरह से कम मेरे हाथ में थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। और आप इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर रही हैं? मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पूरे घर का खर्च चला रहा हूँ, तो मुझसे इजाज़त लिए बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? अगर निशा को यहाँ पर आना ही है तो आकर नीचे हमारे साथ रहे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मैं उसको किसी भी हाल में नहीं दूंगा। इस घर में उसका भी हिस्सा है। जय, तुम उसे कैसे मना कर सकते हो? कोई हिस्सा नहीं है। उसे हिस्से की जगह हमने ठीक ठाक दहेज दिया था, बस काफ़ी है। दहेज तो उसका हक है, वो तो देना ही था, लेकिन इस घर में भी उसका हक है। तुम ही की बात समझ नहीं होगी। वो एकदम से बिखर कर बोला, बस, मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको मेरे नियमों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, वरना। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गया तो मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वरना क्या जय? तुम चुप क्यों हो गए? फिर वो धमकी भरे लहजे में बोला, वरना आप निशा के पास ही चली जाएं। वो फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा मुझे ही मेरे घर से निकलने के लिए कह रहा था। ये सीख उसकी पत्नी ने दी थी और उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे अपनी माँ नजर नहीं आती और न बहन। मैंने अनीता की तरफ देखा। वो खूंखार नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कमरे से चली गई। आज तो उसकी चाल में भी एक ऐसा गुरूर था कि दुख के मारे मेरे होंठ कांपने लगे। मैं जय को कुछ कहना चाह रही थी कि वो भी एक झटके से उठकर बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कैसी किस्मत थी मेरी अपनी बेटी को उसका हक दिलाते दिलाते मैं खुद बेकार हो गई थी। अगर यहाँ रहती तो विधवा बेटी हाथ से जा रही थी, और अगर वहाँ जाती तो सर से छत भी जाती, और गरीबी की मार भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। इस उम्र में इतनी तंग वाली जिंदगी मेरे लिए गुजारना आसान नहीं था। मुझे शुगर थी और हर 2 हफ्ते बाद मेरी दवा आती थी, जो काफ़ी महंगी थी। बेटी के घर जाकर रहने का मतलब तो यही था कि जय जो थोड़ी बहुत मेरी फिक्र करता था, वो बेटी के घर पहुंच जाने के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियों से आराम से फ्री हो जाता। अजीब सी कसमकस मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निशा अगर यहाँ आ भी जाती तो आए दिन मेरी बहू उसे परेशान करके रख देती थी। इसलिए मैंने निशा को ऊपर वाले पोर्शन में रहने की सलाह दी थी, लेकिन मेरा बेटा अपनी बहन की मुश्किलों को और बढ़ाने पर तुला हुआ था, और मैं इतनी बेइज्जती घर की मालकिन होने के बावजूद इस घर में मेरा कोई भी जोड़ नहीं चल रहा था। मैं रात भर एक पल के लिए भी सो न सकी। बार बार मुझे अपनी विधवा बेटी का ख्याल आता और मेरे आंसू बहने लगते। सुबह सुबह उठकर मैं भगवान की पूजा करने बैठ गई। उससे मदद मांगी ताकि वो मुझे कोई रास्ता दिखा दे, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल एक बंद गली में खड़ी थी। मैं चुपचाप अपना सामान समेटने लगी। भला सामान था ही क्या? कुछ जोड़ी गर्मी और सर्दी के कपड़े और शुगर की कुछ दवाइयाँ। उन्हें अपने बैग में रखी और कमरे से बाहर निकली। सामने ही चारपाई पर जय अपनी पत्नी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरे हाथ में बैग देखते ही मेरी बहू ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर सिर झटक कर नाश्ता करने लगी। मुझे अपनी बहू पर उस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर एक नज़र मैंने अपने घर की तरफ देखा, जिसकी एक एक ईंट के साथ मैंने बड़ी मेहनत की थी। मैंने अपनी शॉल ओढ़ी और एक अलविदा नज़र से अपने बेटे की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद वो मुझे रोक ही लेगा, लेकिन वो तो मुझसे इतना रूठा बैठा था। तो मैंने भी अपने आंसू काबू में करते हुए घर से निकलने का फैसला कर लिया। दोपहर का वक्त था जब मैं अपनी विधवा बेटी निशा के घर पहुंची। थकान और दुख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन दिल पर एक अजीब सा बोझ हल्का लग रहा था।
जैसे ही मैं निशा के घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें मुझ पर जम गईं। उसकी नज़र मेरे हाथ में पकड़े बैग पर पड़ी और पहचानते ही उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी लहर दौड़ गई। माँ! निशा तेजी से मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। उसकी हिचकियाँ मेरी आंखों को नम कर गईं, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया। वो बेबस होकर रोए जा रही थी, जैसे उसके अंदर बरसों का दर्द फूट पड़ा हो। बेटी बस करो, भगवान पर भरोसा रखो, ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। हमें हमारे रिश्तों ने छोड़ा है, भगवान ने नहीं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर निशा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर हम दोनों खामोशी से बैठ गए। घर में तो एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं था। निशा उदास थी, मगर उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट अब नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि उसके दिल में बेचैनी अभी भी है। वो उठकर बाहर निकली तो मैंने चारों तरफ उसके घर में नज़र दौड़ाई। घर की हालत से ही जाहिर हो रहा था कि कई दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं पकाया गया था। बर्तन खाली थे, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। तो मेरी तो भूख मर चुकी थी। वो एक पतली सी दाल और 2 रोटियां लेकर मेरे पास आई तो उसका दिल रखने की खातिर मैंने थोड़ा सा खा लिया, फिर हाथ खींचकर पीछे बैठ गई। वो धीरे से बोली, माँ, घर का राशन बिल्कुल ख़त्म है, अब क्या होगा? मैं तो सोच रही थी कि भाई से कुछ पैसे लेकर थोड़ा सा राशन भरवा लूँगी, मगर अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया है। मैंने उसे तसल्ली देकर कहा, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। मेरी बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। आज तुम्हारा भाई कुछ पैसे दे भी देता तो क्या सारी ज़िंदगी उससे मांगती रहोगी? और कोई कब तक किसी को देता रहेगा? ये दौर बड़ा अजीब है, इसलिए अपना पेट तुम्हें खुद ही भरना है। अब ये फसल तुम्हें खुद ही बोनी है और खुद ही काटनी पड़ेगी। दूसरों के हाथ की तरफ कब तक देखोगी? इस तरह से वक्त नहीं गुजरता। हम दोनों को ही कहीं न कहीं काम ढूंढना होगा। निशा ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। माँ, कहाँ पर? हमारी पढ़ाई तो ज़्यादा है ही नहीं। इतनी कम पढ़ाई के साथ कौन हमें काम देगा? उसकी आवाज़ में मायूसी छिपी थी। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर एक राय उसके सामने रखी। हमें किसी बंगले में जाकर काम ढूंढना चाहिए। सफाई, खाना पकाना या कुछ और। इन कामों का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और फिर बड़े बंगले वाले कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी दे ही देते हैं, तो उसमें हमारी काफ़ी बचत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर निशा थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में हैरत थी। माँ, क्या दूसरों के घरों में इस तरह से काम करना ठीक रहेगा? तो मैं बोली, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, पर वैसे भी भूख और हालात के दबाव की वजह से फिर जल्दी ही वो मान भी गई। आप ठीक कह रही हैं माँ, अगर पेट खाली हो तो कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि अब यही रास्ता है। अगले दिन हमने इलाके के कुछ बंगलों का दौरा किया। हर बंगले के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मैं दिल में दुआ कर रही थी कि शायद यहाँ हमें काम मिल जाए। पहले बंगले पर हमें नाकामी मिली। मालिक ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं है। हम मायूस होकर अगले बंगले की तरफ बढ़े। यहाँ एक ठीक ठाक उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी थी, जिसने मुझे कुछ उम्मीद दिलाई। हम काम की तलाश में हैं, सफाई और खाना पकाने का काम, मैंने धीरे से कहा। उस औरत ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कुछ पल सोचने के बाद बोली, ठीक है, आप दोनों के काम को हम 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद ही आपको रखना है या ना रखने का फैसला करेंगे। ये सुनकर मेरे दिल को एक सुकून मिला, जैसे रात की काली रोशनी में हमें उम्मीद की किरण नजर आई हो। निशा ने मेरी तरफ देखा तो मैं मुस्कुराते हुए बोली, बस जल्दी ही आसानी से हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। अगले दिन हम बंगले पर पहुंच गए। दरवाज़ा बजाते ही वही औरत दोबारा सामने आई। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हिदायत दी कि हमें क्या क्या काम करना होगा। बंगला बहुत बड़ा था और काम काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पहले दिन हमने पूरी सफाई की। निशा का चेहरा थकान से चूर था, लेकिन उसके दिल में जो सुकून था वो उसकी आंखों से झलक रहा था। मैं भी खामोशी से काम में लगी रही। दिल में बस यही प्रार्थना थी कि ये नौकरी बनी रहे। उस औरत का रवैया सख्त तो था, लेकिन उनकी नज़रों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। शायद वो हमारे हालात को समझती थी। शाम होते ही हमें पैसे दिए गए। वो पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे लिए वो एक खजाना थे। निशा खुशी से चिल्लाई, माँ,
और पैसे हाथ में देकर उसकी नम आंखें मुस्कुरा दी। उसे पहली बार इतना खुश देखकर मेरे दिल में भी एक सुकून सा उतर गया। देख लो, मैंने कहा था ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। तुम्हारा भाई बहुत एहसान करके भी जितने पैसे तुम्हारी हथेली पर रखता, तुमने आज उससे कई गुना ज़्यादा कमा लिया। और अपने हाथ से कमाई का तो अपना ही स्वाद होता है। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई। ये खुद के भविष्य को संभालने की तरफ पहला कदम था, लेकिन मैं जानती थी कि ये सफ़र मुश्किल होगा। अभी हमें बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सहना था। लेकिन उस दिन की तनख्वाह ने हमें एक नया हौसला दिया। ये बंगला हमारे घर से पास में था। हम 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाते थे, तो मैं इसे भी भगवान की मदद ही समझती थी। वरना अगर ट्रांसपोर्ट पर आना जाना पड़ता तो ठीक ठाक सा तो हमारा किराया ही लग जाता और आधी तनख्वाह तो गाड़ी के किराए में ही निकल जाती। तो फिर बचता क्या? निशा को यहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। बंगले में सिर्फ 3 लोग रहते थे। मालकिन, उनके पति और उनका बेटा, जो ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। मालकिन सोशल वर्कर थी, सारा दिन व्यस्त रहती थी। मालिक नरम मिजाज इंसान था, लेकिन मेरी तजुर्बेदार आंखों ने जल्दी ही भांप लिया था कि ये ठीक आदमी नहीं है। जब भी हम सुबह बंगले में दाखिल होते तो सामने ही मालिक ऐसे खड़ा होता जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मैं उसकी नज़रों और एक्सप्रेशन को समझ चुकी थी। वो निशा को बहुत तेजी से घूरता था। उसकी आंखें मेरी बेटी पर झपकती थी। वो हर वक्त निशा के आसपास घूमता रहता, कभी फिजूल मजाक करता, कभी बेहुदा बातें शुरू कर देता। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनती और दिल ही दिल में कुढ़ती थी कि ये किस तरह का आदमी है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस कदर छिचोरापन करता है। कभी कभी मेरा दिल बहुत डर भी जाता था, क्योंकि मुझे उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैं मुंह बंद रखने पर मजबूर थी, क्योंकि इस बंगले में काम भी अच्छा था और हमें तनख्वाह भी ज़्यादा मिल रही थी। तो ये सोचकर मैं चुप हो जाती। लेकिन मैंने निशा को अच्छे से समझा दिया था, जब मालिक तुमसे बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करे तो काम का बहाना करके इधर उधर हो जाया करो। वो भी समझदार थी और अक्सर मालिक की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती थी। वो कई बार परेशान होकर मुझसे मालिक की शिकायत भी कर चुकी थी। ऐसे में मैं कोशिश करती कि जब निशा कहीं पर काम कर रही हो तो मैं भी उसके आसपास ही रहूं। मेरा दिल हर पल घबराहट से भर जाता था। मुझे मालिक की नज़र किसी शिकारी की तरह लगती थी, जैसे वो किसी खास मौके की ताक में हो और जैसे ही मौका मिले अपने शिकार को दबोच ले। ये सोचते ही मुझे जोर की घबराहट होने लगती थी और अक्सर मेरी बेचैनी बढ़ जाती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और निशा सफाई में व्यस्त थी। अचानक मुझे कमरे से निशा की जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मालकिन थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने बाहर निकली थी। मैं फौरन किचन से भागकर उस कमरे की ओर दौड़ी जहाँ से निशा की दर्द भरी चीखें आ रही थीं। मैंने दरवाज़ा धक्का मारकर खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। तो मैं बाहर से जोर जोर से दस्तक देने लगी और शोर मचाने लगी। अंदर से लगातार निशा की आवाज़ें आ रही थीं। मैं फौरन घूमकर दूसरी ओर गई, जहाँ खिड़की खुली हुई थी। अंदर का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मालिक ने मेरी बेटी का बाजू पकड़ा हुआ था और उसे ज़बरदस्ती अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। निशा छटपटा रही थी, लेकिन मालिक की मजबूत पकड़ से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोर से चिल्लाई, छोड़ दो मेरी बेटी को। मालिक ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई शर्म थी, ना ही कोई पछतावा, बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट थी। निशा मुझे देखकर और जोर से मचल गई। वो रो रो कर कह रही थी, माँ मुझे बचा लो। लेकिन मैं एक बेबस माँ की तरह खिड़की के बाहर लगी मजबूत ग्रिल को जोर जोर से धक्का मार रही थी। वो इतनी मजबूत थी कि कुछ असर नहीं हुआ। उसी पल मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उस वक्त मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मालिक का बेटा वहां आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। खिड़की से नज़ारा देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसने फौरन चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर जाकर निशा को मालिक से अलग किया। मैं भी फौरन कमरे में पहुंची तो निशा मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। मालिक के बेटे ने मालिक को खरी खोटी सुनाई और फिर वो हमें लेकर बाहर आ गया। निशा थर थर काँप रही थी
और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मालिक के बेटे ने हमें तसल्ली देते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। वो चाहता था कि हम कुछ देर और रुक जाएं ताकि वो खुद हमें छोड़ आएं, लेकिन मैं अब वहाँ एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सुने वहाँ से निकल आई। मेरा दिल तो कर रहा था कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि हमारी हैसियत ही क्या है। घर पहुंचकर निशा खूब रोई और मैं भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सोचने लगी कि हम तो रोजी रोटी कमाने निकले थे, हमारे साथ ये क्या हो गया। अगर आज मालिक का बेटा सही वक्त पर ना आता तो मैं किसी भी सूरत में निशा को नहीं बचा पाती। उसी की वजह से आज मेरी बेटी की इज्जत बच गई, वरना कोई चांस नहीं था। वो शैतान तो हर हाल में मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डालता। जितना मैं इस हादसे के बारे में सोचती उतना ही मेरा दिल घबराने लगता। काफ़ी देर बाद जब हमारे होश थोड़ा ठिकाने आए तो फिर से भूख सताने लगी। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन मालिक की गंदी नीयत की वजह से हमारी रोजी रोटी छिन गई। अब अगर वो हमें दुगना पैसा भी दे दे तो भी मैं कभी अपनी बेटी के साथ उनके बंगले पर काम करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक बार तो हम धोखा खा चुके हैं और ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो एक बार हमला कर सकता है। वो बार बार दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने में जरा भी नहीं हिचकेगा। मैं लगातार ये सब सोच सोच कर परेशान होकर लेट गई। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन निशा को अकेला देखकर मैं बस एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे इतनी हिम्मत और जिंदगी देना कि निशा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर भला ही मेरी जान ले लेना, लेकिन अभी मुझे इतनी हालत देना कि मैं अपनी अकेली बेटी का सहारा बन सकूं। एक दिन सोचा कि अपने बेटे को बताऊं कि तुम्हारी माँ और बहन किस मुसीबत से निकल कर आई है, लेकिन फिर सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं। उसे अगर एहसास होता तो वो मुझे घर से निकलने को क्यों कहता। 2 दिन तो घर में बैठे बैठे ही गुजरे, लेकिन तीसरे दिन निशा मेरे पास बैठकर फिक्रमंदी से कहने लगी, माँ अब क्या होगा? हम दोबारा तो उस बंगले में जाकर काम नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? क्या किसी और बंगले में जाकर काम ढूंढें? लेकिन अगर वहाँ भी यही हालत हुई तो क्या होगा? इन बड़े-बड़े बंगलों में रहने वालों की नीयत तो हमारे सामने आ चुकी है। अब तो वहाँ काम के बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, भगवान बहुत दिल वाला है। उसने यकीनन हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। बस उस पर भरोसा कायम रखो। मैं उसे ही समझा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों माँ बेटी घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो उठकर जाने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है दरवाजे पर जाने की, मैं खुद जाती हूँ। मैं डरते डरते दरवाजे पर पहुँची। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी मालकिन और उनके बेटे आदित्य को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मालकिन के चेहरे पर सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे से बोली, अगर इजाज़त हो तो हम अंदर आ जाएं। मैं एकदम से पीछे हट गई और उन्हें अंदर आने दिया। मैं उन्हें लेकर कमरे में आई। निशा की नज़र जैसे ही दोनों पर पड़ी तो उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। मालकिन ने आगे बढ़कर निशा को अपने सीने से लगा लिया और बोली, हमें माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति इस कदर घटिया हरकत करेगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरे और निशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो मैं और निशा ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। उन्होंने बताया, आप लोगों के जाते ही मेरे पति को पैरालिसिस का ऐसा अटैक आया कि उसका पूरा शरीर ही बेजान हो गया है। अब तो वो करवट भी नहीं बदल सकते। भगवान ने उनके जुल्म का तुरंत ही हिसाब ले लिया है। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे ठंडक सी पड़ गई। अचानक मालकिन ने नम्रता से कहा, मैं निशा की शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। शायद इस तरह उसकी इज्जत पर जो दाग लगा है वो मिट सके, जो कि हमारे ही घर में हुआ है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम आज ही दोनों की शादी कर देते हैं। मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता था। मैंने निशा से उसकी राय पूछी तो उसने अपना सिर झुका लिया, मानो उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं था। तो मैंने भी भगवान का नाम लेकर इस रिश्ते पर रजामंदी दे दी और फिर इस तरह से मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर एक बार फिर से बस गया और मुझे भी एक आसरा मिल गया। इधर जैसे ही ये खबर मेरे बेटे और बहू को मिली कि निशा की शादी इतने अमीर परिवार के लड़के से हुई है, तो उनकी आंखें हैरत से फट गईं और उन्होंने एकदम से अपना रंग बदल लिया। मेरा बेटा और बहू दोनों हमसे माफ़ी मांगने लगे और फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए मिन्नतें करने लगे।
लेकिन मैंने अपना दिल मजबूत करके उन दोनों को माफ़ तो कर दिया, मगर ये भी कसम खाई कि अब मैं उनका दोबारा मुँह कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि वे मेरे पास मेरे और मेरी बेटी के खातिर नहीं आए थे, बल्कि जो दौलत उन्हें सामने दिख रही थी, उसके खातिर आए थे। अगर एक बार फिर वो दौलत हमारे सिर से हट जाती, तो उनका वही जहरीला रंग फिर से सामने आ जाता और अब मैं बार-बार ये दुःख नहीं झेल सकती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल को दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।